हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है HGP, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, या फिर इसे हिंदी में हम मानव जीनोम परियोजना भी हम इसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि ये जो HGP है वो होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसकी कौन कौन सी विधियाँ होती है, यानी जो HGP होती है उसकी क्या कौन कौन सी विधियाँ होती है जिनके द्वारा हम इसको ज्ञात करते हैं, और इसकी हम विशेषताओं के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये एक जो अपना ये टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको जो ये HGP है या ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि HGP होता क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं HGP। तो HGP क्या होता है कि सन 1990 में क्या हुआ, तो मानव जीनोम के जो अनुक्रम होते हैं ना, अनुक्रम अलग अलग प्रकार के अनुक्रम होते हैं, तो उन अनुक्रमों को जानने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को यानी प्रारंभ किया गया, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मानव जीनोम परियोजना बोल रहे हैं। यानी इसमें क्या हो रहा है, जो मानव के जो जीन होते हैं, उन जीनों के जो कार्य होते हैं यानी अनुक्रम होते हैं, उनकी कौन कौन से लगातार किस प्रकार से ये चलते रहते हैं, उस प्रकार के इन अनुक्रमों को जानने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को प्रारंभ किया गया था, जिसे हम बोल रहे हैं मानव जीनोम परियोजना या HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम बोल रहे हैं। जो HGP का जो विस्तार होता है, यानी HGP को जब हम आगे बढ़ाते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं, वो किस में लेते हैं, जैव सूचना विज्ञान, या फिर इसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी कहते हैं। तो इसके द्वारा हम ये HGP का विस्तार लेते हैं, यानी इसका विस्तार आगे हम करते रहते हैं, इसको समझाते रहते हैं, किसके, जैव सूचना विज्ञान के द्वारा इसको हम समझाते हैं। तो जो मानव के जीनोम है, यानी अपना जो जीनोम होता है, वो टोटल कितना सारे उसमें पाए जाते हैं, यानी अपने जो जीनोम है उसमें टोटल भी सारे तो पाए जाते हैं ना, तो उस सार में क्या है, 3.3 गुणा 10⁹ सार युग में हमारे जो एक जीनोम होता है, उस एक जीनोम में ये पाए जाते हैं। तो आगे देखते हैं, यानी इसी प्रकार क्या होता है, जो मानव के एक जीन की हम अगर जानकारी लेते हैं ना, यानी अपने जो शरीर के जीनों की जानकारी तो हम HGP के अंदर ले रहे हैं, यानी जीनोम के अनुक्रमों को हम इसमें जान रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो मानव का अगर हम एक जीन की जानकारी लेते हैं, एक जीन की जानकारी लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, $3 का खर्चा आता है। तो आप सोच सकते हो कि अपना जो जीन है, यानी अपने जो पूरा टोटल जीनोम है, उसमें उसकी जानकारी लेने के लिए कितने खर्चा हो जाता है। तो यानी एक जीन की जानकारी लेने के लिए हमको $3 का खर्चा आता है। इसी प्रकार क्या होता है, जो मानव के अगर संपूर्ण जीनोम की जानकारी प्राप्त करे, यानी अपने पास जितना भी जीनोम है उसकी जानकारी प्राप्त करने में क्या होता है, $9 मिलियन का खर्चा आता है। तो 9 मिलियन कितने होते हैं, तो वो इनका खर्चा आता है, यानी $, है, उनका खर्चा आता है अपनी संपूर्ण जो जीनोम है उसकी जानकारी प्राप्त करने में। यदि अगर हम इन जीनों की जो प्राप्त जानकारी है, यानी अगर हमने ये सभी जीनों की अगर जानकारी प्राप्त कर ली और उनको अगर हम किताबों में लिखा जाए, तो क्या होता है, 1000 पन्नों युक्त 3300 किताबों का निर्माण होगा, यानी 3300 किताबों का निर्माण इसमें होगा। अगर पूरी जानकारी यानी अपने जो जीनोम की पूरी जानकारी उस किताबों में लिखा जाए, तो 1000 पन्नों युक्त 3300 किताबों का निर्माण किया जाएगा। और इसी प्रकार अब देख लेते हैं HGP के उद्देश्य, यानी जो HGP है उसके कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, यानी इसकी क्या कार्य होते हैं, और देख लेते हैं कि इसको HGP को क्यों अपनाया गया। तो इसमें क्या होता है, जो मानव में उपस्थित जो 20 से 25 हजार के जो जीन होते हैं उनके बारे में हम इसमें जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी जो HGP है उसमें क्या कर रहे हैं, जो मानव में जितने भी 20 से 25 हजार तक जो जीन होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है, ये HGP का उद्देश्य होता है। इसके साथ ही जो मानव के DNA को बनाने वाले 3 करोड़ जो सारे युग में होते हैं, उनको उनके जो अनुक्रम होते हैं उनको निर्धारित करना भी HGP का उद्देश्य होता है। यानी DNA को जो बना रहे हैं 3 करोड़ सारे युग में, उनके अनुक्रमों को ये जानने के लिए HGP का उद्देश्य होता है। ये जो जीनों की जो जानकारी होती है उनको आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना, यानी जो अपने जो जीन होते हैं उनकी जो संपूर्ण जो जानकारी होती है उनको आंकड़ों के रूप में हमको संग्रहित करना ही क्या होता है, HGP का उद्देश्य होता है। अब HGP योजना द्वारा जो उठने वाले जो नैतिक और कानूनी और जो सामाजिक जो मुद्दे होते हैं, यानी सबके पास अलग अलग प्रकार के मुद्दे होते हैं, तो उन पर हमको विचार करना क्या होता है, HGP का उद्देश्य होता है। यानी इसमें कौन सी जानकारी अच्छी, यानी
सबसे अच्छी है वो हम इस एचजीपी के अंदर देखते हैं। उसके अंदर ही इसका उद्देश्य हम ये देखते हैं। तो आगे देख लेते हैं जो एचजीपी की विधियाँ, यानी एचजीपी को हम किस किस प्रकार से हम इसको जान सकते हैं, इसको व्यक्त कर सकते हैं, तो वो विधियां हम देख लेते हैं। तो एचजीपी की जो विधियां है टोटल 2 है, जिसमें से पहला है अपने पास व्यक्त अनुक्रम गुंडी, जिसे हम EST यानी जो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैगल है उसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इसके अंदर क्या होता है, जो सभी जो जीन होते हैं उनको आरएनए के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी इसको हम आरएनए के रूप में इसको व्यक्त कर रहे हैं। और जो बाकी है सेकंड पॉइंट अपना उसको बोलते हैं अनुक्रम टिप्पण, जिसे सीक्वेंस एनोटेशन बोल रहे हैं, एनोटेशन बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो जीनोम में पाए जाने वाले जो व्यक्तिक और जो अव्यक्त यानी एक्सोन और इंट्रोन भाग होते हैं उनके द्वारा इनका पता लगाया जाता है। यानी जो एक्सोन भाग होता है वो क्या होता है, जो अमीनो अम्लों का जो कूट लेखन करते हैं उन्हें तो हम बोलते हैं एक्सोन भाग, और इंट्रोन भाग जो किसी भी प्रकार के अमीनो अम्लों का संग्रहण यानी कूट लेखन नहीं करते हैं उन्हें हम इंट्रोन भाग कहते हैं। तो अब देख लेते हैं हम एचजीपी की विशेषताएं, यानी एचजीपी की जो विशेषताएं होती है कि इसमें हम क्या क्या कर चुके हैं या क्या क्या करने वाले हैं, तो उसकी हम जो विशेषताएं हैं वो हम इस वीडियो में यानी जो ये टॉपिक है इसमें हम देखने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मानव जीनोम में यानी 3164.7 करोड़ क्षार युग्म पाए जाते हैं, यानी इतने पूरे इसमें क्षार पाए जाते हैं मानव के जीनोम में, पूरे टोटल जीनोम में। मानव के प्रत्येक जीन पर, यानी एक जीन है यानी कोई सा भी एक जीन है तो उसमें 3000 क्षार पाए जाते हैं, जिनके आकार में विभिन्नताएं पाई जाती है। यानी एक जो छोटा सा जीन होता है जो हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखता है, तो उस पर यानी एक जीन पर 3000 क्षार युग्म पाए जाते हैं, क्षार पाए जाते हैं 3000, तो जिनके आकार में भी अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है, यानी एक समान नहीं होते हैं, इनके आकार में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। अब मनुष्य में जो अपने पास जो जीन है, सबसे बड़ी जीन है ज्ञात आज तक जितने भी सबसे बड़ी जीन है उसे हम डिस्ट्रोफिन बोलते हैं, जिसमें 2.4 करोड़ क्षार पाए जाते हैं, यानी सबसे बड़ी जीन है अपने पास डिस्ट्रोफिन। इसको याद रखना कि अब आपको पूछ सकते हैं कि मनुष्य में ज्ञात सबसे बड़ी जीन कौन सी होती है, तो आप बोल सकते हैं डिस्ट्रोफिन है, जिसमें 2.4 करोड़ क्षार पाए जाते हैं। और जो सबसे छोटी है, यानी सभी मानवों में क्या होता है, एक छोटी भी सबसे छोटी भी होती है, लेकिन आप देख लेते हैं पहले कि सभी मानवों में 99.9% न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्म में एक समान ही होते हैं, यानी जो न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्म है यानी 99.9% तक क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्म में एक समान ही होते हैं। ओनली 1% है जो अलग अलग पाए जाते हैं, 0.1% अलग अलग पाए जाते हैं। अभी तक 50% से अधिक जीनों के कार्यों के बारे में हमने इस एचजीपी के अंतर्गत पता कर चुके हैं, यानी 50 जो अपने पास पूरा टोटल जीनोम है उसके जीनों की जानकारी हमने 50% से अधिक तक इसमें एचजीपी के बारे में देख लिया है, यानी जो जीन होते हैं उनके कार्यों को हमने पता कर लिया है एचजीपी के अंतर्गत। अब क्या है कि 2% से कम जीनोम प्रोटीन संश्लेषण का कूट लेखन करते हैं, यानी जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो उस प्रोटीन का निर्माण में यानी 2% से भी कम, यानी इतनी से है जो प्रोटीन का संश्लेषण या उसे कूट लेखन करते हैं, कितनी 2% से भी कम, इतनी से कि मानव जीनोम का जो अधिकतर भाग होता है वो पुनरावर्ती डीएनए से निर्माण होता है, यानी जो पहले जो पुराना वाला डीएनए होता है उससे ही क्या होता है, ये मानव जीनोम का जो अधिकतर भाग होता है वो पुराने वाले डीएनए से ही बना होता है। अब हम देखते हैं जो ये पुनरावर्ती डीएनए होता है वो किसी भी प्रकार के अमीनो अम्लों का कूट लेखन नहीं करता है, इसीलिए क्या है जो मानव का जीनोम है वो क्या होता है, जो पूर्ववर्ती डीएनए होता है उसे ही डीएनए से ही बना हुआ होता है, लेकिन क्या होता है सिर्फ 2% से कम ही जो प्रोटीन का संश्लेषण हम इसका करते हैं, यानी जो प्रोटीन जीनोम होते हैं उसमें प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अब क्या होता है, जो मानव का जो अक्ष गुणसूत्र होता है, जो मानव में अक्ष और वाई 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो उसमें से जो अक्ष गुणसूत्र होता है उसमें सर्वाधिक जीन पाए जाते हैं, यानी 2968 जीन इस अक्ष गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्र कितने जो सबसे ज्यादा अक्ष में पाए जा रहे हैं। और जो मानव का जो गुणसूत्र वाई है यानी वाई गुणसूत्र है उसमें सबसे कम जीन पाए जाते हैं, जिसमें 231 ही होते हैं, यानी सबसे कम यानी 231 जीन इसमें मानव का जो वाई गुणसूत्र है उसमें सबसे कम जीन पाए जा रहे हैं।
अब जो वैज्ञानिकों के अनुसार क्या हुआ, जो मानव के लगभग 1.4 करोड़ स्थानों पर एकल सार पाया जाता है। यानी जो मानव का जो पूरा लगभग स्थान है, 1.4 करोड़ स्थानों पर क्या होता है, एकल सार ही पाया जाता है। यानी युग्म के रूप में ये नहीं पाया जाता है, ये ओनली एकल स्थान पर यानी एकल क्षार के रूप में ही पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, SNP यानी एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता भी हम इसको बोलते हैं। इसके साथ ही इसको हम न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। तो यह हुआ अपने पास HGP, यानी HGP के उद्देश्य भी हमने देख लिए, HGP की जो विधियाँ है वो भी हमने देख ली, और HGP की जो विशेषताएं हैं वो भी हमने इस वीडियो में देख ली है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।